एक सुपरस्टार जो स्क्रीन पर गरीबों का मसीहा बनता है, असल जिंदगी में 100 करोड़ की फीस लेता है। वो इंसान जो करप्शन के खिलाफ लड़ने की बात करता है, उसके घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा, और वो भी ठीक उस वक्त जब वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने वाला था। इत्तेफाक या कुछ और? वो इंसान जिसने खुद नेपोटिज्म का दर्द झेला, आज वो अपने बेटे को उसी रास्ते पर चला रहा है। स्क्रीन पर परिवार का हीरो, असल जिंदगी में बाप ने कैमरे पर कहा, विजय मेरा बेटा नहीं रहा। आज हम जानेंगे एक्टर विजय की जन्म से लेकर अब तक की पूरी कहानी। 22 जून 1974 चेन्नई के एक मिडिल क्लास घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। जोसेफ विजय चंद्रशेखर। नाम सुनकर लग सकता है कोई बड़े घर का बच्चा होगा, लेकिन सच इससे बिल्कुल उलटा था। पिता थे एस ए चंद्रशेखर, एक तमिल फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। नाम था उनका इंडस्ट्री में, लेकिन हिट फिल्में नहीं थी। बार बार फ्लॉप, बार बार कोशिश, यही उनकी जिंदगी थी। घर में पैसा कभी ज्यादा नहीं रहा। माँ शोभा एक धार्मिक क्रिश्चियन महिला घर संभालती थी। तो विजय का बचपन किस माहौल में बीता? एक ऐसे घर में जहाँ पिता का सपना बड़ा था लेकिन बैंक बैलेंस छोटा, जहाँ फिल्मी दुनिया का ग्लैमर था लेकिन असफलता का डर हर वक्त दरवाजे पर खड़ा था। विजय ने चेन्नई के फातिमा मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की। पढ़ाई में कुछ खास नहीं था, न टॉपर न फिसड्डी, लेकिन एक चीज थी जो उसके अंदर बचपन से ही थी, एक जिद, एक आग। उसे पता था कि उसके बाप की दुनिया में उसे भी जगह बनानी है। लेकिन अपने दम पर लॉयोला कॉलेज चेन्नई में बीए लिटरेचर में एडमिशन लिया, लेकिन कॉलेज पूरा हुआ या नहीं ये आज भी थोड़ा अनक्लियर है, क्योंकि 16 से 17 साल की उम्र में ही उसने एक्टिंग शुरू कर दी थी। और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। पिता एस ए चंद्रशेखर ने अपने बेटे को 1984 में ही एक छोटी सी फिल्म में काम दिलाया था, वेत्री। विजय की उम्र थी सिर्फ 10 साल, एक बाल कलाकार के रूप में। और वो फिल्म किसने बनाई थी? उसके अपने पिता ने। तो एंट्री से ही नेपोटिज्म का टैग लग गया। लेकिन उस वक्त किसे पता था कि यही बच्चा एक दिन तमिलनाडु का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनेगा, और उन्हीं पिता से उसका इतना बड़ा टकराव होगा कि बात अखबारों तक पहुंच जाएगी। उन्हें तब क्या पता था कि यही रिश्ता एक दिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। विजय का बचपन इसलिए भी अलग था क्योंकि उसने बहुत कम उम्र में सीख लिया था कि इंडस्ट्री में सिर्फ नाम और रिश्ते काम नहीं करते। उसने देखा था कि उसके पिता कितनी मेहनत करते हैं और फिर भी फ्लॉप होते हैं। उसने वो हताशा देखी थी जो एक डायरेक्टर के चेहरे पर होती है जब हॉल खाली होते हैं, और शायद इसीलिए उसके अंदर एक डर भी पल रहा था, मुझे फ्लॉप नहीं होना, मुझे अपने बाप जैसा नहीं होना। ये जिद, ये डर, यही बाद में उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बना और सबसे बड़ी कमजोरी भी। लेकिन अभी असली संघर्ष शुरू नहीं हुआ था। 1984 से 1996 तक 12 साल की मेहनत, और हर बार एक ही सवाल, क्या ये लड़का सच में हीरो बन पाएगा? विजय की पहली कुछ फिल्में सुनिए। नालाया थीरपू 1992, रासिगन 1994, विष्णु 1994। इन सब में एक बात कॉमन थी, इन सबको प्रोड्यूस किसने किया था? उसके अपने पिता एस ए चंद्रशेखर ने। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है इन फिल्मों में विजय को मौका मिला क्योंकि पिता ने दिया, न कि क्योंकि कोई डायरेक्टर उसमें टैलेंट देख रहा था। सब औसत रही, कोई धमाका नहीं। और तब वो तंज शुरू हुए जो विजय के दिल में तीर की तरह लगे। अरे ये तो बस बाप की वजह से हीरो बना है, खुद में क्या है इसमें? लेकिन विजय चुप रहा, काम करता रहा। और फिर 1996 में आई रानू। थोड़ी चर्चा हुई, और उसके बाद 1997 में आई वो फिल्म जिसने सब कुछ पलट दिया, कथलुक्कू मर्यादई 1997। ये विजय की पहली असली ब्लॉकबस्टर थी। बॉक्स ऑफिस पर धमाका। लोगों ने पहली बार विजय को सिर्फ एस ए चंद्रशेखर के बेटे के रूप में नहीं, बल्कि एक स्टार के रूप में देखा। और यही वो मोड़ था जहां से सब कुछ बदल गया। लेकिन किस तरह बदला ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जब विजय को पहली बार असली पहचान मिली, तब उसने एक फैसला किया। उसने अपने पिता की प्रोडक्शन कंपनी से धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू की। अब वो दूसरे डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहता था, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ, खुद की शर्तों पर। और पिता, उन्हें ये बात पसंद नहीं आई। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि एस ए चंद्रशेखर चाहते थे कि विजय की हर बड़ी फिल्म उनकी प्रोडक्शन में हो। वो अपने बेटे की सफलता पर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहते थे। कास्टिंग में दखल, स्क्रिप्ट में राय, सेट पर मौजूदगी, सब। लेकिन विजय अब वो बच्चा नहीं था जो बाप की उंगली पकड़कर इंडस्ट्री में आया था। और यहीं से शुरू हुई वो खींचतान जो सालों तक चलती रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय ने धीरे धीरे अपने पिता को अपनी फिल्मों की प्रोसेस से बाहर करना शुरू किया। उनके मैनेजर्स और क्लोज सर्कल ने पिता और बेटे के बीच एक दीवार खड़ी कर दी। अब एस ए चंद्रशेखर को अपने ही बेटे से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। सोचिए, एक बाप अपने
अपने बेटे से मिलने के लिए। और फिर आया वो दिन जब S.A. चंद्रशेखर ने खुद मीडिया के सामने अपना दर्द बयान किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मुझे विजय की फिल्म की स्क्रीनिंग तक नहीं बुलाया गया। मेरे अपने बेटे ने मुझे अपनी फिल्म पहले नहीं दिखाई। एक बाप का ये दर्द कैमरे के सामने पूरी तमिल इंडस्ट्री ने देखा और तब सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। एक तरफ विजय के फैंस, बाप ने शुरू में ही नेपोटिज्म किया, अब दर्द क्यों? दूसरी तरफ लोग जो अपने बाप की इज्जत नहीं करता, वो जनता का क्या करेगा? लेकिन विजय वो चुप रहा, एक भी शब्द नहीं, एक भी इंटरव्यू नहीं, पिता के आरोपों पर कोई जवाब नहीं। और ये चुप्पी अपने आप में सबसे बड़ा जवाब थी, क्योंकि जो इंसान स्क्रीन पर हर 2 घंटे में अन्याय के खिलाफ लड़ता दिखता है, वो असल जिंदगी में अपने बाप के आरोपों पर चुप रहा। अब सवाल ये है, क्या ये सच में उसकी गलती थी या पिता की महत्वाकांक्षा ने ही इस रिश्ते को तोड़ा? कौन सही था, कौन गलत, ये बहस आज भी जारी है। लेकिन एक बात तय है, विजय का वो इमेज, वो परफेक्ट फैमिली मैन हीरो उस दिन पहली बार दरकी थी। और ये बस शुरुआत थी, क्योंकि घर के अंदर की ये लड़ाई जल्द ही बाहर निकलने वाली थी। और इस बार मैदान होगा कोर्ट, मीडिया और पूरा तमिलनाडु। विजय की पर्सनल लाइफ में एक और लाइन आने वाला था और उसका नाम था शादी। और उससे जुड़े वो सवाल जो आज भी जवाब मांगते हैं। 1999 का साल। विजय अब सिर्फ S.A. चंद्रशेखर का बेटा नहीं था, वो तमिलनाडु का उभरता हुआ सुपरस्टार था। फिल्में हिट हो रही थीं, फैंस बढ़ रहे थे, नाम बन रहा था। और इसी साल विजय ने शादी की संगीता से। संगीता एक फिल्म एक्ट्रेस, इंडस्ट्री इनसाइडर और विजय की लाइफ पार्टनर बनी। लेकिन इस शादी के बारे में जो बात सबसे पहले नोटिस हुई वो ये थी कि पिता S.A. चंद्रशेखर को ये रिश्ता पसंद नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक घर में इस शादी को लेकर मतभेद थे, लेकिन विजय ने अपनी मर्जी से शादी की, किसी की नहीं सुनी। और यहीं से उसकी पर्सनल लाइफ का वो चैप्टर शुरू हुआ जो हमेशा पर्दे के पीछे रहा। 2 बच्चे हुए, जेसन संजय और दिव्या साशा। परिवार पूरा हो गया। लेकिन संगीता पब्लिक लाइफ से लगभग गायब रही, ना इवेंट्स पर, ना मीडिया में, ना इंटरव्यूज में। विजय अकेला दिखता पड़ हर जगह। और फैंस के मन में सवाल उठता रहा, ये परफेक्ट फैमिली कहाँ है? ये पत्नी दिखती क्यों नहीं? लेकिन असली खलबली तब मची जब विजय और सामंथा रुत प्रभु की जोड़ी स्क्रीन पर आई। कई फिल्में साथ में, सेट्स पर करीबी केमिस्ट्री, और तमिल मीडिया ने इसे बार बार उठाया। सामंथा ने कभी कुछ नहीं कहा, विजय ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन ये खामोशी और ये सवाल सालों तक जिंदा रहे। अब सवाल ये है, क्या विजय की परफेक्ट फैमिली मैन की इमेज सच थी या ये भी उसी केयरफुली क्राफ्टेड पब्लिक इमेज का हिस्सा था? जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन असली झटका अभी आना बाकी था। क्योंकि विजय की जो सबसे बड़ी मुसीबत थी वो ना घर से आई, ना इंडस्ट्री से, वो आई सरकार की तरफ से। अप्रैल 2019, एक ऐसी सुबह जो तमिलनाडु के किसी भी विजय फैन ने सोची नहीं थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी सुबह सुबह विजय के घर के बाहर खड़े थे। चेन्नई में उनकी प्रॉपर्टीज पर, उनके प्रोडक्शन ऑफिस पर, उनके करीबी एसोसिएट्स के ठिकानों पर, 50 से ज्यादा लोकेशंस पर एक साथ रेड। जी हाँ, 50 से ज्यादा जगहों पर। ये कोई छोटी मोटी जांच नहीं थी, ये एक बड़ा ऑपरेशन था। IT अधिकारियों ने घर से डॉक्यूमेंट्स उठाए, हार्ड ड्राइव्स जब्त की गई, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस की फाइलें खंगाली गईं और इल्जाम टैक्स चोरी, अनअकाउंटेड कैश एंड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। वो इंसान जो स्क्रीन पर हर फिल्म में करप्शन के खिलाफ लड़ता था, उसी के घर पर सरकारी अधिकारी ताले खोल रहे थे। और यहीं से शुरू हुआ असली ड्रामा। विजय के फैंस सड़कों पर आ गए, कुछ लोग रो रहे थे, कुछ गुस्से में थे। सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। एक कैंप ने कहा ये पॉलिटिकल साजिश है, विजय पॉलिटिक्स में आने वाला था, इसीलिए उसे रोकने के लिए ये रेड भेजी गई। दूसरे कैंप ने कहा 100 करोड़ की फीस लेता है, इंपोर्टेड गाड़ियां हैं, बंगला है, टैक्स देने में क्या दिक्कत थी? और ये बहस आज भी खत्म नहीं हुई। लेकिन एक और एंगल था जो बहुत कम लोगों ने नोटिस किया, रेड की टाइमिंग। ये रेड ठीक उस वक्त आई जब विजय अपनी पॉलिटिकल पार्टी की घोषणा करने की तैयारी में था, जब वो तमिलनाडु की जनता के बीच एक नेता की तरह उभर रहा था, जब उसकी पब्लिक रैलियों में भीड़ बढ़ रही थी। क्या ये महज इत्तेफाक था? इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है नहीं। उनके मुताबिक ये एक कैलकुलेटेड मूव था, विजय को पॉलिटिकली कमजोर करने के लिए, उसकी इमेज पर दाग लगाने के लिए, ठीक उस वक्त जब वो सबसे मजबूत दिख रहा था। लेकिन यहाँ एक और चौंकाने वाली बात थी। रेड के कुछ महीनों बाद विजय ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स चुका दिया, एक बड़ी रकम। पब्लिकली कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, चुप्पी। और ये चुप्पी एक बड़ा सवाल छोड़ गई। अगर सच में कुछ गलत नहीं था तो इतनी जल्दी टैक्स क्यों भरा? और अगर कुछ गलत था तो जनता को सफाई क्यों नहीं दी? एक हीरो जो स्क्रीन पर हर जवाब देता है, असल जिंदगी में खामोश रहा। लेकिन ये अकेला मामला नहीं था। इसी दौर में एक और केस सामने आया, विजय की इंपोर्टेड कार पर कस्टम ड्यूटी इवेजन का। रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय ने एक लग्जरी इंपोर्टेड कार मंगवाई और उस पर जो कस्टम ड्यूटी बनती थी उसमें कथित तौर पर गड़बड़ी हुई। मामला कोर्ट तक गया। सोचिए, एक आदमी जो करोड़ों रुपए की फीस लेता है, वो कार की ड्यूटी बचाने की कोशिश करता है। आम आदमी 1 रुपया भी नहीं छुपाता। और ये सुपरस्टार, ये सवाल तमिलनाडु की जनता के दिलों में आज भी घर किए हुए है। रेड्स के बाद विजय की इमेज को धक्का जरूर लगा, लेकिन उसके फैंस डगमगाए नहीं, क्योंकि विजय के फैंस कोई साधारण फैंस नहीं है, वो एक आर्मी है, एक मूवमेंट है। और इसी आर्मी
के दम पर विजय ने वो कदम उठाया जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ था। दोस्त, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फरवरी 2024, विजय ने आधिकारिक तौर पर अपनी पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान किया। तमिलनागा वेत्री कड़गम टीवी के पूरा तमिलनाडु हिल गया। फैंस खुशी से झूम उठे। मीडिया ने इसे ब्रेकिंग न्यूज बनाया और विरोधियों ने भौहें चढ़ाई। लेकिन जो लोग थोड़ा गहराई से सोचते हैं उनके मन में एक ही सवाल था, क्या एक फिल्म एक्टर सच में पॉलिटिक्स के लिए तैयार है? तमिलनाडु का इतिहास देखो। एमजीआर ने पॉलिटिक्स में आकर मुख्यमंत्री बने। जयललिता ने दशकों तक राज किया। कमल हासन ने कोशिश की लेकिन नतीजा देखा सबने। तो विजय इनमें से कौन बनेगा? टीवी के की आधिकारिक आइडियोलॉजी क्या है? सोशल जस्टिस, सेकुलरिज्म, एंटी करप्शन। सुनने में अच्छा लगता है लेकिन क्रिटिक्स का कहना है ये सब बहुत वेग है, बहुत जनरल है। कोई ठोस पॉलिसी नहीं, कोई क्लियर रोड मैप नहीं। बस हम बदलाव लाएंगे। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि टीवी के की फाउंडिंग रैली में लाखों लोग आए लेकिन वो भीड़ फैंस की थी, वोटर्स की नहीं। सिनेमा हॉल से निकलकर रैली मैदान तक आए लोग। क्या वो सच में पॉलिटिकल चेंज चाहते हैं या बस अपने हीरो को लाइव देखना चाहते हैं? और सबसे बड़ा चौंकाने वाला फैक्ट, विजय ने खुद चुनाव नहीं लड़ा, पार्टी बनाई, रैलियां की, लाखों लोगों को इकट्ठा किया लेकिन खुद मैदान में नहीं उतरे। ये स्मार्ट पॉलिटिक्स है या सेफ पॉलिटिक्स? क्या विजय सच में रिस्क लेने को तैयार है या ये सब 2026 के इलेक्शन से पहले एक बड़ी फिल्म का प्रमोशन है? और फिर टीवी के अंदर से भी आवाजें आने लगी। कुछ फाउंडिंग मेंबर्स ने पार्टी छोड़ दी, आरोप लगाए ये वन मैन शो है, पार्टी में कोई इनर डेमोक्रेसी नहीं है, सब कुछ विजय की मर्जी से होता है। जो आदमी स्क्रीन पर डेमोक्रेसी की बात करता है उसकी अपनी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं। अब सवाल ये है, क्या ये वाकई जनता की लड़ाई है या सिर्फ एक और केयरफुली क्राफ्टेड इमेज? और इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते हम पहुंचते हैं उस कड़वे सच की तरफ जो शायद सबसे ज्यादा हिला देने वाला है। ये स्किल डॉक्स के लिए है लेकिन यूजर सिर्फ स्क्रिप्ट लिखवाना चाहता है, कोई फाइल नहीं मांगी। मैं सीधा हिंदी में सेक्शंस लिखता हूँ। तमिलनाडु की राजनीति में एक अलिखित नियम है, हिंदू वोट बैंक को नजरअंदाज करना मतलब हार। और यही वो जगह है जहां विजय की सबसे बड़ी पहचान का संकट शुरू होता है। विजय का पूरा नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर। वो जन्म से क्रिश्चियन है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये पब्लिक रिकॉर्ड में है। लेकिन जब आप उनकी फिल्में देखते हैं तो एक अलग तस्वीर बनती है। हिंदू मंदिर, हिंदू त्योहार, धार्मिक इमेजरी हर फिल्म में बार बार। क्रिटिक्स कहते हैं ये कोई संयोग नहीं है, ये एक सोची समझी इमेज मैनेजमेंट है। तमिलनाडु के बहुसंख्यक दर्शकों को और अब वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश। और फिर आई वो अफवाह जो आज तक पूरी तरह से खंडित नहीं हुई। क्या विजय ने अपनी राजनीतिक पारी को मजबूत करने के लिए धर्म परिवर्तन किया या करने की कोशिश की? ये अनकन्फर्म्ड है लेकिन तमिल मीडिया में ये खबर बार बार उठी और हर बार विजय की तरफ से खामोशी। अब इस खामोशी को दो तरफ से देखिए। एक तरफ हिंदू वोटर्स ये मान सकते हैं कि विजय उनके साथ है, दूसरी तरफ क्रिश्चियन कम्युनिटी के कुछ लोगों का कहना है विजय ने अपनी असली पहचान को हाइड कर लिया, अपने करियर के लिए, अपनी पॉलिटिक्स के लिए। ये उनके अपने समुदाय के साथ एक तरह का धोखा है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तमिलनाडु में ये एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है, इसीलिए कोई मीडिया हाउस इसे खुलकर कवर नहीं करता। लेकिन जब आप खुद एक पार्टी बनाते हो, सेकुलरिज्म की बात करते हो और अपनी खुद की धार्मिक पहचान को लेकर इतने चुप रहते हो तो सवाल उठना स्वाभाविक है। एक नेता जो सच बोलने का दावा करता हो, क्या उसे पहले अपनी पहचान के बारे में सच नहीं बोलना चाहिए? ये सवाल विजय के सबसे बड़े सवालों में से एक है और इसका जवाब अभी तक नहीं आया। एक बाप जो खुद नेपोटिज्म का शिकार हुआ और अब वही बाप अपने बेटे को लॉन्च करने की तैयारी में है। विजय का बेटा है जेसन संजय और 2024 में आई फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिसे लोग गोट के नाम से जानते हैं, उसमें जेसन संजय को एक अहम रोल मिला। अब एक पल के लिए रुकिए, विजय ने खुद अपनी जिंदगी में क्या झेला था? ये तो बस बाप की वजह से हीरो बना है। ये तंज उसने सुना था, वो दर्द उसने महसूस किया था। इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए उसने साल लगाए और अब अपने बेटे को वही रास्ता दे रहा है जिस रास्ते से खुद नफरत करता था। विजय के फैंस कहते हैं जेसन टैलेंटेड है, उसे खुद मेहनत करनी होगी। लेकिन एक सवाल, अगर जेसन का सरनेम चंद्रशेखर होता और उसके पिता कोई मशहूर हस्ती न होते तो क्या उसे यही मौका मिलता? जवाब सब जानते हैं। और यहाँ एक और दिलचस्प एंगल है। विजय ने अपने पिता ऐसे चंद्रशेखर को अपने करियर से धीरे धीरे बाहर किया, उन्हें सेट पर आने नहीं दिया, उनसे दूरी बनाई। क्यों? शायद इसलिए कि वो अपनी पहचान खुद बनाना चाहता था, लेकिन अपने बेटे को उसे खुद अपने नाम और अपनी फिल्म के जरिए लॉन्च करना चाहता है। ये दोहरा मापदंड नहीं है तो क्या है? पिता का नेपोटिज्म बुरा, अपने बेटे के लिए नेपोटिज्म ठीक। तमिलनाडु के आम लोग जो खुद अपने बच्चों को एक अच्छी नौकरी दिलाने के लिए जूझते हैं, जब ये देखते हैं तो उनके मन में क्या आता है? स्क्रीन पर गरीबों का हीरो बनता है और असल जिंदगी में बेटे को सुपरस्टार के रास्ते पर चला देता है। ये वो विरोधाभास है जो विजय की जमीन से जुड़े हीरो वाली इमेज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और अगर जेसन की फिल्में नहीं चली तो
क्या विजय का नाम उसे बचाएगा या फिर बाप बेटे का वो पुराना चक्र एक बार फिर दोहराया जाएगा? तमिल फिल्म इंडस्ट्री में एक अनकहा नियम है, विजय के बारे में बुरा मत बोलो। नहीं, कोई धमकी नहीं देता, कोई खुलकर कुछ नहीं कहता, लेकिन इंडस्ट्री इनसाइडर्स जानते हैं विजय के बुरे साइड में आने का मतलब है करियर रिस्क, और यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले बात करते हैं पैसे की। विजय की फीस 100 करोड़ रुपए प्रति फिल्म के आसपास। ये तमिल सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा में से एक है। अब प्रोड्यूसर का गणित देखिए, एक फिल्म बनाने में प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सब मिलाकर 200 से 250 करोड़ खर्च होते हैं। इसमें अगर अकेले हीरो की फीस 100 करोड़ है तो फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर क्या करना होगा? ब्लॉकबस्टर बनना होगा। सिर्फ हिट नहीं, सुपर हिट। और ये हर बार नहीं होता। 2022 में आई बीस्ट एक बड़ी फ्लॉप थी। सन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पर्दे के पीछे ये बात कही गई कि विजय की फीस और डिमांड्स ने फिल्म को मुश्किल में डाला, लेकिन ये बात पब्लिकली कभी नहीं आई। क्यों? क्योंकि सन पिक्चर्स जैसा बड़ा प्रोडक्शन हाउस भी विजय के फैंस से नहीं उलझना चाहता। और ये डर सिर्फ प्रोड्यूसर्स को नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी यही हाल है। रिलीज डेट्स को लेकर, OTT राइट्स को लेकर, थिएटर विंडो को लेकर विजय कैंप का एक ही रवैया है, हमारी शर्तें मानो वरना जाओ। और इंडस्ट्री बात मानती है। डायरेक्टर्स का मामला भी कुछ ऐसा ही है। विजय और डायरेक्टर अतली की जोड़ी ने कुछ बड़ी हिट फिल्में दी, मरसाल, बिगिल, लेकिन बिगिल के बाद दोनों ने साथ काम करना बंद कर दिया। क्यों? इनसाइडर्स के मुताबिक क्रिएटिव डिफरेंसेस, विजय कैंप का दखल, फैसलों पर कंट्रोल। अतली ने पब्लिकली कुछ नहीं कहा, विजय ने भी नहीं, लेकिन एक डायरेक्टर जो अपने हीरो के साथ लगातार हिट दे रहा था, वो अचानक साथ काम करना बंद कर देता है तो कुछ तो हुआ होगा। और इंडस्ट्री के जो लोग ये सब जानते हैं वो बोलते नहीं, क्योंकि विजय कैंप का दुश्मन बनना कोई नहीं चाहता। ये वो खामोश डर है जो तमिल फिल्म इंडस्ट्री के हर कोने में फैला हुआ है। एक इंसान जो स्क्रीन पर सिस्टम के खिलाफ लड़ता है, असल जिंदगी में खुद एक ऐसा सिस्टम बन गया है जिससे लोग डरते हैं। और यही विरोधाभास विजय की सबसे बड़ी अनकही कहानी है। तमिलनाडु में एक मजाक है, विजय के फैंस से मत उलझो, वो फिल्म नहीं देखते, वो धर्म मानते हैं। और ये मजाक सच के बहुत करीब है। विजय की फैन क्लब्स तमिलनाडु की सबसे संगठित, सबसे आक्रामक फैन क्लब्स में से एक है। हर जिले में, हर गली में लाखों लोग। लेकिन इस फैन आर्मी का एक काला सच भी है। अजीत के फैंस बनाम विजय के फैंस, ये सिर्फ सोशल मीडिया की लड़ाई नहीं है, ये सड़कों पर भी उतरी है। थिएटर्स के बाहर झड़पें हुई हैं, लोगों को चोट लगी है, पुलिस केस दर्ज हुए हैं। और विजय ने कभी एक बार भी मजबूती से इसकी निंदा नहीं की। एक नेता जो अहिंसा और सोशल जस्टिस की बात करता हो, क्या उसे अपने नाम पर होने वाली हिंसा पर चुप रहना चाहिए? दूसरा सवाल, मीडिया। विजय का मीडिया से रिश्ता बहुत सिलेक्टिव है। जो पत्रकार ज्यादा सवाल पूछे उसे अगली बार एक्सेस नहीं मिलता, जो चैनल आलोचना करे उसे इंटरव्यू नहीं मिलता। ये इमेज मैनेजमेंट है या मीडिया का दबाना? तीसरा सवाल, चैरिटी। विजय मक्कल यक्कम, विजय की वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े दावे, लेकिन अकाउंट्स कहाँ हैं? ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? कितना पैसा आया, कहाँ गया? कोई पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं। और चौथा सबसे बड़ा सवाल, टीवी के विजय की पॉलिटिकल पार्टी, करोड़ों का खर्च, देश भर में रैलियां, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पैसा कहां से आ रहा है? फिल्म फीस से, डोनेशन से, किसी और से? कोई ऑडिट नहीं, कोई पब्लिक अकाउंटिंग नहीं। एक आदमी जो करप्शन के खिलाफ पार्टी बनाता है, उसकी अपनी पार्टी की फंडिंग ही सवालों के घेरे में है। और यही है विजय का सबसे बड़ा विरोधाभास। स्क्रीन पर गरीबों का मसीहा, असल जिंदगी में 100 करोड़ की फीस, इंपोर्टेड लग्जरी गाड़ियां, गेटेड बंगला। ये गैप, यही विजय की सबसे बड़ी, सबसे अनकही, सबसे असली कहानी है। दोस्तों, ये तो हो गई विजय की कहानी, मगर क्या आपको ये पता है अमिताभ और रेखा की शादी क्यों नहीं हो पाई? और आखिर उसे रात क्या हुआ जब अमिताभ और रेखा अश्लील हालत में थे और जया बच्चन ने उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया था? अगर आपको वह वाला वीडियो देखना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।